हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है आशुतोष और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। गाइस, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लास्ट टॉपिक में मेरे साथ थे तो आपने अब तक का जो हिस्सा है वो बहुत बढ़िया तरीके से सीखा होगा। अगर रिविजन करके आप आए हैं तो आप नेक्स्ट क्लास यानी आज की क्लास के अंदर 100% इंप्रूवमेंट करेंगे। यही होता है तरीका, बस एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालनी होती है और चीज़ें अपने आप हमारे लिए इजी हो जाती है। बट वो कंसिस्टेंट एफर्ट कभी कभी थोड़ी सी लंबी होती है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट करने से ही बड़े काम होते हैं। चलिए, तो लास्ट हमने जहाँ अपने टॉपिक को छोड़ा था, मैं वहाँ उस चीज़ की बात कर लेता हूँ कि हमने ए वर्सेस एन लास्ट पढ़ा था। ये हमारा रूल नंबर 4 था। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको क्विक रिविजन करवाता हूँ। आइए देखिए पीछे, ये टेबल हमने देखिए सबसे पहले बनाई थी। इस टेबल के अंदर हमने इससे पहले हमने कुछ बातें इस्टेब्लिश कर ली थी कि आर्टिकल्स जो है वो नाउन को डेडिकेटेड चैप्टर है भाई। बिना नाउन के आर्टिकल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अदरवाइज हमें मतलब सिर्फ आर्टिकल को लिख के कोई हमें फायदा नहीं होता। जब हमने इस बात को समझा तो हमने देखा ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। फाइन, ठीक है। हमने एक नया आर्टिकल और बना दिया, जीरो आर्टिकल, हमारी सहूलियत के लिए। होता है नहीं होता वो एक अलग बात है। फिर हमने नाउन देखे तो नाउन भी हमने 3 तरह के बना दिए। वैसे ऑफ कोर्स 2 होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। हमने अपनी समझ के लिए ऐसा किया है। उसके बाद में हमने ये सारी बातें करी कि सिंगुलर के साथ कौन सा आर्टिकल आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता, प्लूरल के साथ में कौन सा नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल के साथ में कौन सा नहीं आ सकता या आ सकता है, एंड ऑल दैट। अगर इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो 3 रूल्स आपको क्लियर दिखेंगे। रूल नंबर 1, सिंगुलर से पहले जीरो नहीं लगा सकते। सिंगुलर से पहले जीरो क्या लगाने का मतलब होता है, ये अपन ने यहाँ पे सीखा था, आपको याद होगा। ये ऑरेंज शब्द जो है ये एक सिंगुलर नाउन है। इससे पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं यूज कर रखा था, तो मैंने कहा नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड जो अपना रूल है वो बनता है, प्लूरल से पहले अपना क्या है, क्रॉस जो है वो लगा रखे हैं अपन ने ए और एन में। यानी ए और एन जो है वो आप यूज नहीं कर सकते प्लूरल से पहले। ये हमने कुछ क्वेश्चंस के अंदर किया, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है, इसको मैंने स्टूडेंट में चेंज किया। मैंने कहा नहीं, ए के साथ आप स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को रखते हुए ए को हटा सकते हैं। थर्ड सेंटेंस में हमने देखा, हमने कैटल से पहले ए लगा रखा था, तो हमें ये बात नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आज जान लेते हैं हम कि कैटल एक प्लूरल वर्ड होता है। क्योंकि प्लूरल है उससे पहले आप ए नहीं लिख सकते, तो ये गलत। उसके बाद हमने कहा अनकाउंटेबल से पहले भी ए और एन नहीं आ सकते। अनकाउंटेबल जो नाउन है उनसे पहले ए और एन ही आ सकते हैं, याद रखना है। तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ जो चीजें लिखी हैं, देखो, ही गेव मी अ वेरी गुड न्यूज या अ गुड न्यूज, जो भी है। आप देख रहे हैं न्यूज अनकाउंटेबल होता है, उससे पहले ए कैसे लगा दिया, ये गलत। अब ब्यूटीफुल सीनरी, सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए उससे पहले ए नहीं आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स के इनफ एग्जांपल्स नहीं पता है तो आप इसमें गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर जब पता चल जाएंगे तब तो कोई इशू नहीं होगा, तब तो बड़े आराम से कर लेंगे। दैट्स ऑल। चलिए, तो ये बातें जब अपन ने कही थी, उसके आगे का हिस्सा हमने और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और वो आगे का हिस्सा ये था कि भी जो क्रॉस है वो तो सारे हो गए। अब जो टिक लगे हुए हैं उनकी बात कर लें। सिंगुलर से पहले ए एन और द आ सकता है। हमने कहा कि पहले तो इन दोनों की पहले ये देखा जाए कि ए और एन में से कौन आएगा। जैसे ही हमने इस बात को समझने की कोशिश की तो हमारे सामने हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल, आप कह सकते हैं, रॉबस्ट तरीके से सामने आया। और हमने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से, ए वर्सेस एन होता क्या है, वेरियस एग्जांपल्स में हमने देखा, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कब ए लगाना है कब एन लगाना है। जिसके अंदर आपको याद होगा हिंदी की वर्णमाला का भी अपन ने यूज किया था, ताकि ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे एग्जाम में इसका कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको छोड़े ना। फर्दर जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, वो मैं चाहूंगा कि आप एक बार पीछे फिर से देखें। मैंने कहा था कि ए वर्सेस एन हम पढ़ेंगे और वो हमने कल पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और फर्दर अब जो बारी है वो है आपकी इसकी। हम अब मुकाबला कराना जा रहे हैं इन दोनों का, इसका और इसका, ए एन वर्सेस द। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने आपके सामने हेडिंग लिख रखी है, ए एन वर्सेस द। होप आपको ये हेडिंग बहुत अच्छे से क्लियरली नजर आ रही होगी। ये रूल नंबर 5 है, ए एन वर्सेस द। राइट, चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है, राहुल हैज परचेज्ड डैश कार। इसको समझने के लिए हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन के साथ में। आपको अपना एक ब्लंट अटेम्प्ट देना है विदाउट थिंकिंग, जो आपको लगता है, जो आपको पढ़ने में सही लगता है। ए एंड द और जीरो, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है आपके हिसाब से। अगर आप लॉजिक जानते हैं तो आप बढ़िया आंसर देंगे। अगर आप लॉजिक नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपके आंसर में थोड़ी कमी हो, बट डोंट वरी,
एट द एंड ऑफ द डे यू लर्न इट, आप समझेंगे और पूरा सीख के जाएंगे। तो चलिए, मैं जनरली जब ये क्लास के अंदर बात पढ़ाता हूँ तो मुझे जो आंसर सुनने को मिलता है वो जनरली यही होता है, सर यहाँ पे ए होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम ए लगाएंगे और सही होगा। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, देखिए एग्जाम में अटेम्प्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लास में सीखें तो आपकी अप्रोच रेशनल होनी चाहिए। आप किसी भी एक को सिर्फ प्रेफरेंस देके आंसर नहीं मानेंगे, आपको एक को सही करना होगा और बाकी तीन को गलत करना होगा। एक को सही करोगे, बाकी तीन को गलत करोगे तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना लोगे। मैंने कहा कि ए आंसर है और मैं आपको बताता हूं आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए करेक्ट है। एन यहां कार के लिए आ सकता है क्या? द आंसर इज नो। 0 यहां कार के लिए आ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। हम पीछे पढ़ के आए हैं सर, कार एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ना तो 0 आ सकता है, लेकिन ए एन तो आ ही सकता है। लेकिन कार क से पहले, कल पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने, कार से पहले अपन जो है एन, रह जाती है बात द पे। और जब हम द की बात करते हैं, सरप्राइजिंगली हमारा आंसर होता है कि द इज ऑल्सो करेक्ट। द भी जो है वो करेक्ट है, गलत नहीं है। अब ये तो अजीब बात होगी सर, ये तो क्वेश्चन ही गलत है फिर। क्वेश्चन गलत है, फाइन, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इससे अच्छा कोई क्वेश्चन, यहाँ ए भी सही है और यहाँ द भी सही है, इस बात को हम समझते हैं। जब भी आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊं और मैं कहूं कि इस क्वेश्चन के इन 4 ऑप्शंस में से ये 2 सही हैं या ये 3 सही हैं, आप एक ही बात को समझना, आपके अंदर 3 इडियट्स के वो रेंचो वाली थॉट आ जानी चाहिए कि यार अब कुछ बढ़िया पता चलेगा। ये एक स्टूडेंट की निशानी होती है। आपको जैसे ही ये बात समझ में आती कि यार यहाँ पे कोई डिफरेंस होगा जरूर, दोनों सही है, हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, इसलिए अब इनमें कोई जरूर डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस क्या है वो अपन देखो बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए राहुल मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है और हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, अभी अपन आप और मैं हम यहाँ बात कर रहे हैं, और राहुल के बारे में एक बात पता चलती है, लेट्स से मैसेज में आता है, राहुल मुझे फोन करके बताता है, यार कहता है कि भाई उसने एक कार खरीद ली है, वो ये बताता है। तो मैं अब आपके लिए आपको जो मैं सेंटेंस बोलूंगा ताकि आप भी जान जाओ कि राहुल ने कार खरीद ली, वो सेंटेंस होगा राहुल हैज परचेज्ड अ कार, यही होगा। सर तुम्हारा सही है, बिल्कुल सही है, गलत मैंने बोला ही कब गलत है, सही है, फिर द कब सही होगा? इसी सिचुएशन को वापस इमेजिन करते हैं। मान लीजिए वही 1 सेकेंड हम दोनों यहाँ बैठे हैं, आप और मैं, हम दोस्त हैं, और राहुल भी हमारा दोस्त है, और राहुल पिछले 2 हफ्तों से आपको और मुझे अलग अलग शोरूम के अंदर ले जाया जा रहा है, भाई मेरे को कार लेनी है, भाई मेरे को कार लेनी है, कभी इसमें ले जाता है, कभी होंडा के शोरूम में ले जाता है, कभी आपको मारुति के शोरूम में ले जाता है, कभी टाटा के शोरूम में ले जाता है, कार लेनी कार, खूब गाड़ियां देख ली उसने 2 हफ्तों से। और कल रात को मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि उसने एक बार डिसाइड कर ली थी कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी, टाटा की ये गाड़ी खरीदनी है, डन हो गया था, ये बात डन हो गई थी, और उसने ये नहीं बताया था कब खरीदेगा, बट उसने कहा था खरीद लेगा। ठीक है भाई, हमारा कम से कम माथा खत्म हुआ, परेशान कर दिया था, कभी इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है। उसके बाद में अब अगर हम अभी बातचीत कर रहे हैं और अभी मेरे को उसका फोन आता है और मुझे कहता है कि मैंने वो गाड़ी खरीद ली है, अगर वो क्या कहता है मैंने वो गाड़ी खरीद ली है, ऑफ कोर्स आप कहेंगे यहाँ पे सेंटेंस जो है वो ये होना चाहिए सर, राहुल हैज परचेज्ड दैट कार ना, हम दैट ना बोल के यहाँ द बोल सकते हैं। यही बात हमको समझनी है कि द यहाँ पे तब यूज करना होता है, जब ध्यान से सुनना, तब यूज करना होता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो इसके बारे में बात हो रही है। अगर स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है तो उस नाउन को स्पेसिफिक नाउन कहा जाता है गाइस, नोन टू स्पीकर एंड लिसनर। हो सकता है आपको ये दिखने में या ये समझ ना आ रहा हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां लिखा है नोन टू स्पीकर एंड लिसनर। जिस चीज के या जिस नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है उसके लिए द लगाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। पहले वाले एग्जांपल में उसने बस एक कोई भी गाड़ी की बात कर दी थी, तो कोई भी एक का सेंस हो, अगर वन इन मैनी, कोई भी एक की बात हो जब, तो आप यूज करेंगे किसका? जनरल केस का। मैं यहाँ पे एनी और लिख देता हूं, एनी वन इन मैनी, इसको अपन एनी वन इन मैनी, यानी कि बहुत सारों में से किसी भी एक की अगर बात की जाए, कोई भी एक की बात की जाए, जनरल केस कहा जाता है, और वहां पे एन लगाया जाता है, ए एन लगाया जाता है, सॉरी। यहाँ पे आपने देखा
उसने कोई एक गाड़ी खरीद ली, हमको कोई आइडिया नहीं कौन सी गाड़ी खरीदने वाला था, तो उस केस में तो अपन बोलेंगे क्या, या फिर मैं क्या बोलूंगा, राहुल हैज परचेज्ड अ कार। आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस बात से कि उसने कार खरीद ली है, उसको अपन को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इन केस आपको और मुझे पता है कि वो एक गाड़ी खरीदने वाला था और उसने वही गाड़ी खरीद ली है, ऐसे में बोला जाएगा राहुल हैज परचेज्ड द। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से बात समझ में आई है तो इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता दूं, ये जनरल है, इधर स्पेसिफिक है। जनरल और स्पेसिफिक ही आपको डिफरेंस बताता है किसका, ए और एन और द का। जनरल चीजों के लिए एन आता है, स्पेसिफिक चीजों के लिए द आता है। ये दोनों ही बातें हमने सिंगुलर के लिए की, दोनों बातें हमने सिंगुलर के लिए की है। और ए एन तब यूज करना है जब जनरल केस हो। जनरल केस का मतलब क्या होता है, एनी वन इन मैनी। जब आप बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन की बात करते हैं, वहां पे आपका क्या हो जाएगा भाई, जनरल केस। और जनरल केस का मतलब क्या है, वहां पे ए और एन आ जाएगा, राइट। उसके बाद में आती है बारी स्पेसिफिक केस की। स्पेसिफिक केस को कब यूज किया जाता है, जब आप नोन टू स्पीकर एंड लिसनर की बात कर रहे हो, यानी एक ऐसे नाउन की बात कर रहे हो जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है, दोनों को पता है, तो उस केस में आपको द यूज करना है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर द भी हो सकता है। यहां तक आई होप आपको बातें सारी अच्छे से समझ में आई होंगी। जब आप ये समझ लेते हो कि भी अच्छा स्पेसिफिक और जनरल दोनों केस थे, उसके हिसाब से आपने सर यहाँ पे आंसर दे दिया, हाँ बिल्कुल यही बात हुई है। बट सर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हम किसी एक को चुनेंगे, तो किसी एक को कब चुना, कैसे चुने हम भाई? आप तो आपने लॉजिक दिया है ए भी सही है द भी सही है, हम ए को सही मान के बैठ रहे थे, लेकिन चलो ठीक है, किसी सेंटेंस में तो द भी सही हो सकता है, और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह कोई दूसरा ऑप्शन दे दूं, लेट्स से मैंने आपको ए यहाँ पे लिखा है, उसकी जगह आपको ऑप्शन दिया लेट्स से मैनी, आपको ऑप्शन दिया यहाँ पे लेट्स से मैनी, ये मैंने ऑप्शन दे दिया और ए मैंने रखा ही नहीं, अब द आंसर होगा कि नहीं होगा? आप आराम से सोच के देखो कि द आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों तो हो नहीं सकते थे, उनके लॉजिक हमको पता है गलत होने के। जब उनके लॉजिक हमको पता है उन दोनों के गलत होने के, तो इसका मतलब है कि अब ये सही हो सकता है, तो वो तो गलत ही है, वो तो गलत है दोनों। अब इसकी बात करें तो मैनी के साथ भाई साहब हमेशा प्लूरल आता है, ये बचपन में पढ़ लेते हैं चीजें, ऐसी क्या बात है? नहीं, सिंपल सी बात तो सर बताने वाली है ही नहीं कि मैनी जो है इसके साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। तो इसके साथ जब प्लूरल आता है तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ तो हमारा कार सिंगुलर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो किसी हाल में आंसर नहीं है। अब बताओ आप द को चुनोगे कि नहीं चुनोगे? आप द को ही चुनोगे, क्योंकि द इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं था, द वॉज जस्ट अ वीकर ऑप्शन, ये बस एक वीकर ऑप्शन था। वीकर ऑप्शन क्या होता है? वीकर ऑप्शन वो होता है जब दो आंसर्स हो, उनमें से आपको एक को चुनना पड़े, जो एक आप चुन रहे हो वो तो आपका विनर है, वो एक जो वीकर रह जाता है वो है। ये सर क्यों किया जाता है? ये इंग्लिश की प्रैक्टिकलिटी पे होता है। इस सेंटेंस के अंदर ये जो हमारा पहले जो सेंटेंस था, मान लो ये मैंने यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं है, दोनों सही है, इनमें से किसी एक को अगर आपको चुनना पड़ेगा तो क्या करोगे? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो किसको चुनोगे? आपका आंसर बिल्कुल ठीक था भाई, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ए होगा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बुक में सॉल्व किए हुए हैं, उनमें आंसर ए था, लेकिन पूरी बात नहीं थी कि द गलत क्यों है। अब बस वहीं पे ही तो कमी रह जाती है, क्योंकि इस क्वेश्चन की तो तैयारी करवा दी आपको उस बुक ने, या फिर आपको जो भी आपने जहां से भी आपने पढ़ा है, लेकिन द क्यों गलत है ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इस बात को ही करना हमारा मेन ध्यान है। एक क्वेश्चन पे इतना टाइम हम इसलिए लगाते हैं ताकि एक बढ़िया सा जब हो जाए तो आगे वाले सारे क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया मक्खन, सही है। जब आप इस बात को समझ लेते हो कि ए कैसे सही है, इट इज जस्ट अ प्रिफर्ड ऑप्शन गाइस, ये प्रिफर्ड ऑप्शन है। आप प्रिफर क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि जनरली इस तरह का जो सेंटेंस बोला जाता है उसके अंदर हम आमतौर पे जनरल केस को प्रेफरेंस देते हैं, स्पेसिफिक केस पे प्रेफरेंस बहुत वियर्ड हो जाती है, इस कारण से हम यहाँ पे क्या जनरल केस को प्रेफरेंस देते हो, ए और एन का यूज करेंगे, आंसर हो जाएगा क्या ए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, हम इसकी और भी बात करेंगे आगे। हमारे पास एक और क्वेश्चन है भाई, रवि सोल्ड डैश कार विच ही ड्रोव फॉर 2 years, ये लिखा है। आई होप आपके लिए ये सारा विजिबल होगा। रवि सोल्ड डैश कार विच ही ड्रोव फॉर 2 years, बाकी मैंने पढ़ के भी बता दिया आपको। फर्दर आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं कहूँ आपको और एक ऑप्शन अपने आंसर में देना है, तो आप भाई अगर फटाफट से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आपको पता ही ये वाले ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस में से आप किसको चुनेंगे? ए और द को चुनेंगे, क्योंकि हम ये बात पहले कर चुके हैं सिंगुलर के लिए क्या क्या आ सकता है।
और जब ए और द में से किसी एक को चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? अगर मेरा स्टूडेंट ध्यान से सीख रहा है, अगर मेरा स्टूडेंट ध्यान से पढ़ रहा है, अच्छे से देख रहा है चीजों को, तो आंसर होगा द। अगर आपने बातों को ढंग से पहचाना है, समझा है और इस क्वेश्चन के अंदर उन बातों को अप्लाई किया तो आपका आंसर द होगा गाइस। रीजन उसका ये है कि ये जो आगे डिटेल लिखी हुई है ना, आगे डिटेल लिखी है विच ही ड्रोव फॉर 2 years, ये जो आगे डिटेल लिखी हुई ये कार के बारे में। आप आराम से इस बात को पहले समझे जो मैंने बोला है। मैंने बोला कि ये जो आगे डिटेल लिखी है विच ही ड्रोव फॉर 2 years, जो उसने 2 साल तक चलाई या 2 साल चलाई, ये किसके बारे में डिटेल है भाई? क्या है वो चीज क्या है? जो वो कार ही तो है। क्या कार को आपने इस सेंटेंस में इस तरीके से मेंशन करके हमारे लिसनर को याद नहीं दिलाया है क्या? अगर याद दिलाया तो जरूर उसको पता होगा, तभी तो याद दिलाया है। और अगर उसको पता है तो दैट इज व्हाट इट इज, नोन टू स्पीकर एंड लिसनर। जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कौन सी चीज की बात हो रही है तो वहां पे द लगाया जाता है स्पेसिफिक केस के तहत। दैट इज व्हाई आवर आंसर इज द। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को फिर से पीछे जाके देखें, 100% आपको ये बात क्लियर होगी। इन केस नहीं होती आप कमेंट करें, आपको जरूर रिप्लाई किया जाए जब ये बात आप समझ लेते हैं। एक बात ये भी तो है कि मान लो लिसनर को ना पता हो और मैं आपको आके बोलूं कि भाई उसने अपनी वो कार बेच दी जो 2 सालों से वो क्या कहते हैं चला रहा था। आपको कि कौन सी कार? भाई एक तरीके से यहाँ पे मैंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि लिसनर को नहीं पता है। अगर यानी कि आपको यानी लिसनर को नहीं पता है, फिर भी मैं अगर यहाँ पे ये बोलूं विच ही ड्रोव फॉर 2 years, तो भी आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा गाइज? आपको यहाँ पे द ही लगाना होगा। सर अब ये क्यों? क्योंकि ये बन जाता है गाइज एक यूनिक केस। व्हाट इज यूनिक केस सर? ये जो आपने कार शब्द लिखा ना जैसे ही एक सेंटेंस के अंदर, ये दुनिया की कोई भी कार हो सकती है। एक कार बोला आपने, कार मतलब दुनिया की कोई भी कार हो सकती है। लेकिन अगर आप उसके आगे एक डिटेल देते हैं जिससे वो दुनिया की बाकी गाड़ियों से अलग हो जाती है तो उसे अपन बोलते हैं यूनिक केस। यूनिक जैसे कि मैंने आपको बताया, और यूनिक केस के लिए गाइस द आता है। यूनिक केस के लिए क्या आता है? द आता है। यूनिक का मीनिंग होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये होता है बस यूनिक का मतलब। क्या इस डिटेल ने कार को डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यानी दूसरी गाड़ियों से अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। और बस इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, चाहे हमारे लिसनर को पता हो या। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने किसी तरीके से कोई डिटेल में इस कार को यूनिक बना दिया, मान लो हमने कोई कार देखी थी, हमने बात की हुई थी यार कितनी बढ़िया गाड़ी, और वो कार उसने खरीद ली, तो वो हमने बात की हुई है उस गाड़ी की, वो यूनिक ही तो बनी। अब यूनिक कहो या स्पेसिफिक कहो, दोनों ही केसेस में आएगा क्या आपका द। आई होप आपको ये जो पार्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार और थोड़ा बोर्ड से अलग हट जाता हूँ और मैं बातों को फिर से बोलता हूँ, आप मेरे साथ में विजुअलाइज करना। मैंने कहा कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आप जनरल केस में एन लगाएंगे और स्पेसिफिक केस में द लगाएंगे। जनरल केस के लिए एन और द। जनरल का मतलब होता है एनीवन इन मैनी, स्पेसिफिक केस का अर्थ होता है नोन टू स्पीकर एंड लिसनर, और यूनिक केस का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, दोनों क्वेश्चंस को ढंग से वापस से देख लिया है, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। हमारे पास में यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप 1 by 1 पढ़ें मेरे साथ में और ये आवाज को सुनते हुए समझें। ऋषि बॉट डैश फैन विच आई लाइक्ड। अब इस सेंटेंस को जब आप देखते हैं लिखा है यहाँ पे ऋषि बॉट मतलब खरीदा, फैन मतलब पंखा, विच मतलब जो, आई लाइक्ड या जिसे, आई लाइक्ड मतलब मैंने पसंद किया या मुझे पसंद आया जो। मुझे एक बात बताएं, क्या हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में विच आई लाइक्ड जो लिखा है ये फैन को डिस्क्राइब किया कि नहीं किया? क्या अगर मैंने फैन को डिस्क्राइब किया है तो गाइस मैंने इसको स्पेसिफिक बनाया है, और अगर मैंने इसको स्पेसिफिक बनाया है उसके लिए आंसर जो है वो क्या आएगा? आई होप आप सभी का आंसर मेरे साथ में द रहा होगा। इस सेंटेंस को देखें, ही इज द सेम बॉय दैट हेल्प्ड मी। हम देख रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर भी एक ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो अपने आप में इनफ है ये बताने के लिए कि ये जो बॉय है इसको हम दोनों जानते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, तो जरूर मैंने आपको बताया होगा कि एक लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, मतलब पहले मैं उसको मेंशन कर चुका हूं, और अब मैं जब उस लड़के को मेंशन वापस से कर रहा हूं तो ये सेकंड टाइम मेंशन है। और गाइज आप समझें इस बात को कि सेकंड टाइम मेंशन ही क्या होता है,
नॉर्मल सी बात है ना, आपने किसी चीज को पहले से बता रखा है, उसी को वापस अगर बता रहे हो तो वो स्पेसिफिक है या नहीं है। तो सेकंड टाइम हम जब भी किसी चीज को मेंशन करते हैं उसके लिए द लगाते हैं। ये कोई अलग से रूल लिखने के लिए जरूरत नहीं है, लोग इसको अलग से रूल लिखवाते हैं कि सेकंड टाइम किसी चीज को मेंशन किया जाए तो द लगाते हैं ना। सीधी सी बात है, सेकंड टाइम किसी को मेंशन करना क्या है, स्पेसिफिक केस है, और स्पेसिफिक केस के लिए क्या होता है, द लगता है, क्योंकि हमने लगा रखा है। द सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे सब, मनीष इज डैश स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मैं चाहूंगा आप 6th क्वेश्चन भी साथ में देखें। मनीष इज डैश मॉनिटर ऑफ माई क्लास। तो सेंटेंस में अगर देखा जाए तो छोटा सा डिफरेंस जो है वो आपको दिखेगा, और वो है ये कि यहां तो लिखा है क्या, स्टूडेंट, और यहां क्या लिखा है, मॉनिटर। बाकी सेम है, वही ऑफ माई क्लास दोनों में ऑफ माई क्लास है। तो आंसर क्या होगा भाई, अगर आपने चीजों को अच्छे से जज कर लिया है, आपका आंसर मेरे साथ यहाँ होगा ए, और यहाँ द। सही बात है। अगर आपके आंसर मैच करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो जल्दी से सुनना। स्टूडेंट शब्द जो है उसके लिए जब ये डिटेल आई ऑफ माई क्लास, मुझे पता है आप में से जिनका भी गलत हुआ है उन सभी का ध्यान इसी पे होगा कि सर ये डिटेल आई तो है, सर आई तो है डिटेल, ये ऑफ माई क्लास दोनों, तो दोनों डिटेल के हिसाब से दो हो जाना चाहिए, टेक्निकल जाएंगे अगर। लेकिन एक बात को बताओ कि ये जो डिटेल आई, क्या इसने इसको स्पेसिफिक बनाया भी क्या? क्लास में तो स्टूडेंट ही होते हैं, और मनीष उनमें से कोई एक है, राइट, उनमें से कोई एक है मेरी क्लास, क्योंकि क्लास में तो स्टूडेंट ही होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो क्लास के अंदर मॉनिटर की, क्लास में मॉनिटर भी होते हैं, लेकिन वो हमेशा कितने होते हैं? एंड यहां पे ये जो मॉनिटर वर्ड है ये यूनिक केस के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है, या आप कह दीजिए इसको एलिजिबल बन जाता है, क्योंकि ये यूनिक केस में एलिजिबल हो गया, इसलिए द। जिसे बात ना समझ में आई मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। क्लास में स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक मनीष है तो उसके लिए ए। क्लास में मॉनिटर एक ही होता है, सर एक ही होता है, तो वो हो गया ऑटोमेटिकली यूनिक केस, और क्योंकि यूनिक केस है आप उसके लिए क्या लगाओगे, द। आई होप आपको ये जो चीज है समझ में अच्छे से। जब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हो कि हाँ सर अब बात समझ में आई है कि ए एन वर्सेस द क्या होता है, इससे आगे की जो चीज है वो अगर अपन समझने निकले तो फिर से मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखें और फिर अटेम्प्ट करें। लिखा है आई डोंट लाइक डैश चॉकलेट्स बट डैश चॉकलेट्स यू ब्रॉट वर वेरी टेस्टी। ठीक, आई सॉ डैश स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी। ठीक है, ये तो बाद में देखें, पहले इसको देखते हैं। आई डोंट लाइक डैश चॉकलेट्स बट डैश चॉकलेट्स यू ब्रॉट वर वेरी टेस्टी। लिखा है मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट्स, चॉकलेट्स के बारे में बात की गई, चॉकलेट्स पसंद नहीं, ठीक है, ओके फाइन, और चॉकलेट्स के लिए अपन को एक आर्टिकल लगाना है, देख लेंगे, ओके फाइन। तो आगे क्या लिखा है, लेकिन डैश चॉकलेट्स, चॉकलेट्स है, फिर से वापिस है, यू ब्रॉट का यहाँ पे मतलब हुआ जो तुम लाए, यू ब्रॉट का अर्थ क्या हुआ, जो तुम लाए, वर वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी थी, ये अपन बोलना चाहते हैं। मेरा स्टूडेंट अगर आज की नजर से देख रहा है, एक बार में बात समझ में आएगी कि ये जो यू ब्रॉट है ये चॉकलेट्स का डिस्क्रिप्शन है भाई साहब, चॉकलेट्स का ये डिस्क्रिप्शन है। अगर ये चॉकलेट्स का डिस्क्रिप्शन है तो फिर तो इसके लिए द आना चाहिए, यहाँ पे सही पकड़े, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, द आ जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ इस वाले चॉकलेट्स को देखते हैं, इसके लिए आगे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अरे डिस्क्रिप्शन शब्द नहीं होते, सिर्फ आगे बट लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है इसका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब जानते हो, उसके बारे में वर्णन। क्या चॉकलेट्स को आगे वर्णित किया गया है, बताया गया उसके बारे में, कुछ नहीं बताया गया। अगर उसके बारे में कुछ भी आगे नहीं बताया गया ना तो इसका मतलब है इट इज नॉट डिस्क्राइब्ड, ये डिस्क्राइब नहीं किया गया, इट इज जनरल केस। और जनरल केस के लिए क्या आता है, जनरल केस के लिए क्या आता है, जनरल केस के लिए आता है ए और एन आर्टिकल, है ना। बट सरप्राइजिंगली हमारा आंसर होगा क्या, 0, कि जनरल केस के लिए ए एन आता है, बट वो आता है आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, जनरल केस के लिए आर्टिकल आता है, बट आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। फिर क्या प्रॉब्लम है, यहां प्लूरल नाउन आया था भाई, और प्लूरल नाउन जो है वो आया तो बात थोड़ी सी चेंज हो गई। जनरल केस के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर में तो कौन था, एक, हाँ, जनरल केस में सिंगुलर के लिए तो क्या था, ए और एन, और सॉरी स्पेसिफिक केस के लिए क्या था, द था, क्लियर। लेकिन प्लूरल में स्पेसिफिक केस के लिए तो द ही आएगा, लेकिन जनरल केस के लिए आएगा 0 आर्टिकल। जनरल केस में प्लूरल के लिए क्या आएगा, 0 आर्टिकल।
वो आप बात को समझना, भूलना नहीं है अपन को। एक बात को स्टार्ट में पढ़ लिया था, प्लूरल के लिए ए एन थोड़ी आता है जिसमें तुम ए एन लगा दोगे। या प्लूरल के लिए एन लगाया जा सकता है, ये तो सबसे पहले रूल पढ़ लिया था। इसीलिए यहाँ पे आपके जनरल केस के लिए, प्लूरल के लिए तो एन लगाओगे, लेकिन प्लूरल के लिए किस हीरो को लेके आओगे वापिस? हीरो। ये होगी इसकी वापसी। आगे देखते हैं। और इसके लिए दही लगेगा, हाँ इसके लिए दही लगेगा। एक बात आ रही है दिमाग में, क्या बात आ रही है? बात दिमाग में ये आ रही है, अनकाउंटेबल तो नाउन होता है, इस बाबले को क्यों छोड़ा हो अकेला? इसको भी लाओ, तो लो इसको भी खत्म करते हैं। मैंने तुमको स्टार्ट में एक बात बोली थी, अनकाउंटेबल की ना अपनी कोई कुछ ऐसे ही है, ये सीधे सीधे प्लूरल को फॉलो करता है, सारे प्लूरल वाले रूल फॉलो कर रहे हैं, देख लो ये तो सेम चीज। जब ये बात समझ लेते हो तो फिर आप जान गए हो अब कि ठीक है, हाँ अब पूरी बात समझ में आ गई। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। हाँ इसे देखेंगे, देखो अगर ये ध्यान से देख रहे हो एक बार में सारी बात समझोगे। सिंगुलर के लिए ये नहीं आ सकता, प्लूरल के लिए ये दोनों नहीं आ सकते, अनकाउंटेबल के लिए ये दोनों नहीं आ सकते। सिंगुलर के लिए ए और एन आएगा कब? जब जनरल केस होगा। जनरल केस सिंगुलर का कैसे लिख दो? जनरल केस। और स्पेसिफिक केस के लिए ये। और प्लूरल और अनकाउंटेबल में ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, स्पेसिफिक केस के लिए ये और आपके जनरल केस के लिए ये बातें हो गई। अब डन। जब इसको समझ लेते हो तो आप कुछ क्वेश्चंस कर देखते हैं, भी आपको सच में बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अच्छा, ये एक सेंटेंस लिखा है, आई सॉ डैश स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी नोन है भाई, पहले ही बता दिया इसने। लाइब्रेरी के साथ द लिख के पहले ही बता दिया लाइब्रेरी क्या है भाई, नोन है। स्टूडेंट के साथ में क्या लिखा जाएगा आपके हिसाब से? लाइब्रेरी में स्टूडेंट का होना जो है वो आपके हिसाब से किस तरह का केस है भाई? जनरल है या स्पेसिफिक है? बिल्कुल जनरल है। अगर आपका आंसर यहाँ पे ए रहा है तो वेल डन, अगर ए नहीं रहा तो अभी सीख लो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लाइब्रेरी में तो स्टूडेंट होते हैं ना। अगर इसकी पहले बात कहीं हो रखी होती तो द आ जाता, ठीक है। प्रिफर द को किया जाता है, सॉरी प्रिफर ए को किया जाता है, इस बात को भूलना नहीं है। द आ सकता है, गलत नहीं है। फर्दर आप देखेंगे ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक लिखा है ये, डैश गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, वेयर इज डैश गोल्ड आस्क्ड द रॉबर। ये बात यहां लिखी हुई। अगर अपन फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ गोल्ड लिखा हुआ है। और गाइस अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हो तो आप ये बात जानते हो कि गोल्ड एक अनकाउंटेबल होता है। थोड़ा सा रुक कर इस बात को जज करना। और अनकाउंटेबल के लिए, जीरो आर्टिकल के लिए, सॉरी अनकाउंटेबल के लिए जो आपका जनरल केस होता है उसके लिए आता है जीरो आर्टिकल। आप कहोगे सर जनरल केस कैसे? पढ़ के तो देखो बात क्या लिखी है। एक एक्सपेंसिव मेटल है, आप किसी पर्टिकुलर गोल्ड की बात नहीं कर रहे हो, जो आपने अलग से रखा हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इन जनरल गोल्ड की। आमतौर पे गोल्ड की जो बात की जा रही है उसकी बात हो रही है। उसके साथ में हमेशा क्या लगाया जाता है? उसके साथ में लगाया जाता है जीरो। रही बात इसकी, तो रॉबर्ट जब आएगा और वो पूछेगा कि भाई सोना कहाँ है, तो अपन ये तो जवाब देंगे नहीं कि वहां पे सो जाओ, वो गोली मार देगा यार, बात समझो। रॉबर्ट जब आएगा वो पूछेगा कि सोना कहाँ है, वो वहीं के गोल्ड की बात कर रहा होगा, उससे मजाक नहीं किया जा सकता। मान लो किसी कहीं ऐसा आप हो, कहीं पे बैंक में हो, रॉबर आ जाए, बोलो कि सोना कहाँ है, तो तुम बोलो कि देखो अफ्रीका में पाया जाता है, अमेरिका में चले जाओ, साउथ अमेरिका में, तो वो गोली मार देगा। बात को समझना है, गोली नहीं खानी है। इसलिए आप जानेंगे उसको बोलेंगे कि भैया अपना जवाब सही करो, आप अपना सेंटेंस है वो सही बोलो। आप वेयर इज गोल्ड मत बोलो, आप बोलो वेयर इज द गोल्ड, तब आप कहोगे हाँ उधर पड़ा, ले जाओ। सही है, दैट इज व्हाट। आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि अगर रॉबर एक सिचुएशन में पूछेगा सोना, तो वो उस जगह के सोने की बात करेगा, और उस जगह में जो सोना है, उस प्लेस में जो सोना है, उस बैंक में जो सोना है, वो होगा स्पेसिफिक। वो भी जानता है कौन से सोने की बात हो रही है, आप भी जानते हो, यानी लिसनर भी जानता है, तो इसलिए वो हो गया स्पेसिफिक केस, और उसके लिए लगाओगे क्या? द। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ए एन वर्सेस द में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसे जब अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके जो क्वेश्चंस हैं अब हम डायरेक्ट देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। एक जो एक्सरसाइज हम एक साथ में पढ़ेंगे पूरा आर्टिकल चैप्टर करने के बाद में, उसमें इसके क्वेश्चंस वापस से प्रैक्टिस करेंगे। वैसे हमने इनफ क्वेश्चंस देखे हैं। इन केस आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर हमें एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दिया जाए, तो कमेंट में जरूर लिख दें, ताकि थर्ड वीडियो यानी कि जो पार्ट 3 है उससे पहले मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस तैयार रखूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।